हाय एवरीवन। सो कमिंग बैक विद यूनिट 4। थोड़ा सा टाइम इसमें ज़्यादा लग गया क्योंकि यूनिट 4 बहुत ही लेंदी थी और उसमें काफ़ी दिन और घंटे लगे हैं तब जाके ये कंटेंट बना है इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इतने सारे मैंने एफर्ट्स लगाए हैं ना, तो प्लीज़ इसे अच्छे से पढ़ लेना और अच्छे से सुन लेना, समझ लेना और एग्ज़ाम बहुत अच्छे से करके आना, ठीक है। तो यही गुरु दक्षिणा हो जाएगी मेरी। और एक लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए या नहीं हुए। लेट्स स्टार्ट। चलो, यूनिट 4, मीनिंग ऑफ डायरेक्टर। अ डायरेक्टर इज़ अ पर्सन अपॉइंटेड टू डायरेक्ट एंड सुपरवाइज द अफेयर ऑफ ए कंपनी। तो डायरेक्टर कौन होता है? जो सुपरवाइज करने के लिए अपॉइंट किया जाता है। क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसलिए उन्हें डायरेक्टर की जरूरत पड़ेगी। और डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग के लिए, किसके लिए? कंपनी को चलाने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ईजी वे में मैं समझाऊंगी एकदम क्लैरिटी से। जो सेंटेंसेस फॉर्मेशन किए हैं मैंने वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है। अदरवाइज जब आप बुक्स में से करोगे तो आपको लगेगा कि थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल ऑब्वियसली थोड़ा सा ज़्यादा होता है बुक्स में। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल ईजी वे से हिंदी में समझाने का पूरा पूरा प्रयास करूँगी। चलो, लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर्स। अब डायरेक्टर्स की लीगल पोजीशन क्या होती है? डायरेक्टर्स 3 तरह से काम करते हैं। डायरेक्टर एक्ट एज एन एजेंट, डायरेक्टर एक्ट एज ट्रस्टी एंड डायरेक्टर एक्ट एज मैनेजिंग पार्टनर्स। तो जब एजेंट की तरह एक्ट करते हैं तो क्या होता है कि वो कंपनी के बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर दिए जाते हैं, उनके बिहाफ पर साइन करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कंपनी अपने आप तो ऑपरेशन नहीं कर सकती, उसे डायरेक्टर्स चाहिए। और जब ट्रस्टी की फॉर्म में होते हैं तो डायरेक्टर्स क्या करते हैं? कंपनी की एसेट्स का ध्यान रखते हैं पूरी तरह से। कंपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ जो रूल्स होते हैं वो ट्रस्टी एक्ट के इसके ऊपर लागू नहीं होते, क्योंकि ये कंपनी है लेकिन वो एक ट्रस्टी की तरह एक्ट करता है। तीसरा, डायरेक्टर एज मैनेजिंग पार्टनर्स। डायरेक्टर्स एम्प्लॉयज़ भी है कंपनी के, क्योंकि वो कई बार मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर भी होते हैं और शेयर होल्डर से इलेक्ट करके आते हैं ताकि कंपनी को अच्छे से चलाया जा सके। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था डायरेक्टर का ये। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। पब्लिक कंपनीज रिक्वायर अ मिनिमम ऑफ 3 डायरेक्टर्स। तो याद रखना कि पब्लिक कंपनी को 3 डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं। प्राइवेट कंपनी रिक्वायर 2 एंड 1 पर्सन कंपनीज रिक्वायर 1। तो तीनों में अलग अलग है, ठीक है। मैं दोबारा से बता रही हूँ, पब्लिक कंपनी के लिए 3, प्राइवेट कंपनी के लिए 2 और 1 पर्सन कंपनी के लिए 1, ठीक है। कंपनीज कैन अपॉइंट अ मैक्सिमम ऑफ 15 डायरेक्टर्स अनलेस अ स्पेशल रेजोल्यूशन इज पास टू इंक्रीज दिस लिमिट। तो हमने मिनिमम तो देख लिया कि पब्लिक में 3 चाहिए और प्राइवेट में 2 चाहिए। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं, और अगर इससे भी ज़्यादा इंक्रीज़ करनी है लिमिट तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है आपका, टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स कितने टाइप्स के होते हैं? सबसे पहले तो ब्रॉड वे में अगर क्लासीफाई करें तो देयर आर 2 टाइप्स, एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव्स। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वो होते हैं जो डेली ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव्स वो डेली ऑपरेशंस में नहीं जुड़े होते, वो कभी कभी आते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। तो डिस्क्वालिफिकेशन क्या है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स की? ये जो कैटेगरीज ऑफ डायरेक्टर्स हैं हम इस आगे थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे। अभी डिस्क्वालिफिकेशन कर लेते हैं और उसके ऊपर क्वेश्चन आता है, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में भी ये क्वेश्चन डाला हुआ है। तो डायरेक्टर कैसे डिस्क्वालीफाई हो सकता है? फर्स्ट वन, प्रूवन लूनेसी, इडियोटिक सर्कमस्टांसिस की पागल हो चुका हो, ठीक है, दिवालिया हो गया हो। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, इनसॉल्वेंसी की एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट, कोर्ट्स में कुछ उसका ऑफेंस चल रहा है, कोई केस चल रहा है एंड जेल हो चुकी है 6 मंथ्स के लिए, तब भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने डिस्क्वालीफाई कर दिया है। फेलिंग टू पे ड्यू शेयर कॉल मनी इवन आफ्टर 6 मंथ्स, और उसने अपनी जो शेयर कॉल का पैसा नहीं दिया 6 महीने के बाद भी। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में गिल्टी है लास्ट 5 ईयर से, या फिर उसने डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर अभी तक नहीं लिया है। सर्विंग एज ए डायरेक्टर इन ए कंपनी दैट हैज़ फेल्ड टू सबमिट। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है इसमें कि अगर उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट या रिटर्न 3 साल के लिए 3 साल तक सबमिट नहीं की, ठीक है, तो वहाँ पे भी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आप आराम से कर लेना ये। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स भी आ जाता है शॉर्ट नोट्स में कि किस तरह से हटाया जा सकता है। 2 तरीके हैं इसको हटाने के, रिमूवल बाय शेयर होल्डर्स और रिमूवल बाय ट्रिब्यूनल। जब शेयर होल्डर्स के थ्रू रिमूवल होता है तो क्या होता है कि शेयर होल्डर्स कैन रिमूव अ डायरेक्टर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म। उनके टर्म से पहले ही उन्हें रिमूव किया जा सकता है। स्पेशल नोटिस देना पड़ता है इसके लिए 14 डेज़ का। साथ ही साथ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। जैसे कि आपको पता ही है ना, टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन कितने होते हैं, ऑर्डिनरी एज वेल एज स्पेशल। तो यहाँ पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चलेगा। ट्रिब्यूनल कब हटा सकता है? बेस्ड ऑन मिसमैनेजमेंट, कोई मिसकंडक्ट किया है, अनएथिकल बिहेवियर है, कोई फ्रॉड है, मिसरिप्रेजेंटेशन है, तो ट्रिब्यूनल अगर इस तरह से ट्रिब्यूनल के थ्रू अगर इस तरह से हटाया जाता है तो ऐसे डायरेक्टर को रीअपॉइंट अगले 5 साल तक किसी भी मैनेजरियल पोजीशन के लिए नहीं किया जा सकता। तो ये डिस्क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा भारी पड़ती है किसी भी डायरेक्टर्स के लिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट और
इस वीडियो में जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ये लेआउट उसी तरह से बनाया है कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की रिवीजन साथ साथ करते जाएं। आप इसे देख भी सकते हो, शॉर्ट नोट में मैंने ये क्वेश्चन डाला था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। और अगर आपको लग रहा है कि मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है तो आप अपनी सेटिंग में जाके उसे थोड़ा सा स्लो भी कर सकते हैं वीडियो को, अपॉन योर रिक्वायरमेंट्स। वीडियो काफ़ी कंटेंट ज़्यादा है तो यूनिट 4 ऑब्वियसली सबसे लेंदी यूनिट है यूनिट 1 to 5 में से, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। DIN डिन क्या होता है? सबसे पहले इसका प्रोसेस क्या है? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको लेना होता है। डिन किस लिए ज़रूरी है? टू बिकम ए डायरेक्टर। अगर आपको डायरेक्टर बनना है तो आपको डिन नंबर तो लेना ही पड़ता है। तो ये कैसे होगा? डायरेक्टर 3 एक फॉर्म आता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑनलाइन भरा जाता है विदिन 1 मंथ, तो गवर्नमेंट इसे साइन कर देती है। एक पर्सन के लिए सिर्फ एक ही डिन होता है। थर्ड पॉइंट, डायरेक्टर मस्ट इन्फॉर्म कंपनीज ऑफ डिन। तो जैसे ही डिन मिल जाता है कंपनी डायरेक्टर को, तो उसे कंपनी को 1 महीने के अंदर ही इन्फॉर्म कर देना चाहिए। और कंपनी मस्ट इन्फॉर्म ROC ऑफ डिन कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को डायरेक्टर के डिन की सूचना 15 दिन के अंदर दे देनी चाहिए जैसे ही कंपनी के पास ये इन्फॉर्मेशन आती है। अदरवाइज उसे फाइन 25,000 से लेके 1 लाख तक हो सकता है। और पेनल्टी कई बार थोड़ी सी आगे भी चली जाती है कि जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है उसके ऊपर भी पेनल्टी बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। अब यहाँ से आपके सारे शॉर्ट नोट शुरू होने वाले हैं 1 by 1 करके। सबसे पहला एडिशनल डायरेक्टर्स। कौन होते हैं ये एडिशनल डायरेक्टर्स? एडिशनल काम करने के लिए और या फिर नए आइडियाज़ लाने के लिए आप एडिशनल डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हो। दीज डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिटवीन 2 AGM। 2 AGM के बीच में इन्हें अपॉइंट किया जाता है। एडिशनल डायरेक्टर ऑफिस तब तक होल्ड कर सकता है जब तक कि नेक्स्ट AGM ना आए, बट दे कैन बी अपॉइंटेड अगेन। अब उन्हें रीअपॉइंट भी किया जा सकता है बाय पासिंग इन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ठीक है, ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स। अब ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स कौन है? जैसे नाम से पता चल रहा है, ऑल्टरनेटिव फॉर समथिंग। इट मीन्स दैट व्हेन ए डायरेक्टर इज एब्सेंट फॉर ए पीरियड नॉट लेस देन 3 months, 3 महीने के लिए अगर कोई डायरेक्टर एब्सेंट है, इंडिया में है ही नहीं, तो उसकी जगह पे एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है। ये कौन करता है अपॉइंट? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं बेस्ड ऑन द प्रोविजंस इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, और ऑल्टरनेट डायरेक्टर वो अपना ऑफिस छोड़ देता है जैसे ही ओरिजिनल डायरेक्टर वापस आ जाता है। क्लियर है? तो जैसे वो इंडिया से बाहर गया उसकी जगह पे कोई दूसरा डायरेक्टर आ गया। नंबर 3, कैजुअल डायरेक्टर्स। तो कैजुअल वैकेंसी इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो जाती है कि अगर मान लो किसी डायरेक्टर की डेथ हो गई, रेजिग्नेशन दे दिया या फिर डिसक्वालीफाई हो गया या फिर किसी भी दूसरे रीज़न के थ्रू, और बोर्ड किसी भी पर्सन को कैजुअल वैकेंसी के लिए अपॉइंट कर सकता है, ऑब्वियसली बेस्ड अपॉन सम सर्टेन क्वालिफिकेशन कि वो उतनी पूरी करे, और नेक्स्ट AGM तक वो उसे अपॉइंट कर सकता है। और कैजुअल वैकेंसी सर्व्स फॉर द रिमाइंडर ऑफ द ओरिजिनल डायरेक्टर टर्म। फॉर एग्जांपल 5 साल के लिए अगर ओरिजिनल डायरेक्टर था और उसके कार्यकाल को 3 साल हो चुके हैं तो अगले 2 साल तक वो अपॉइंट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट में आता है। स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स। इसका मतलब कि जो शेयर होल्डर्स जिनके पास 20,000 रुपये या फिर इससे कम के शेयर्स हैं तो उनका रिप्रेजेंटेटिव स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनता है। दे आर अपॉइंटेड अपॉन रिसीविंग ए नोटिस फ्रॉम द शेयर होल्डर्स होल्डिंग एटलीस्ट 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सच स्मॉल शेयर होल्डर्स। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करते हैं कि 1 लाख ऐसे शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास 20,000 या फिर 20,000 से कम वैल्यू के शेयर्स हैं। अगर वो 1/10 कितना हुआ 1 लाख का? 10,000। अगर 10,000 भी ये करेंगे, एप्लीकेशन देंगे कि हम एक डायरेक्टर बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पे स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बन सकता है। ठीक है, तो किस लिए बनाइए? टू गिव अ वॉइस टू द स्मॉल शेयर होल्डर इन द कंपनी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट, वुमेन डायरेक्टर। वुमेन डायरेक्टर कौन होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनीज एक्ट 2013 में इसकी रिक्वायरमेंट दी गई है कि एवरी अदर पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ रुपीज़ है या इससे ज़्यादा है और टर्नओवर जो सेल्स है वो 300 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा है, तो ऐसी कंपनी को 100% एक विमेन डायरेक्टर लानी ही लानी है। लिस्टेड कंपनी को तो लानी ही है। जो लिस्टेड नहीं भी है और जिनकी पेड अप कैपिटल या टर्नओवर इस अमाउंट से ज़्यादा है या इतनी है, उनको एक विमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना ज़रूरी है। क्यों किया गया था ये? बहुत मेजर चेंज था ये, ताकि जेंडर डाइवर्सिटी को बढ़ावा दिया जाए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में विमेन रिप्रेजेंटेटिव को बिठाया जाए। अदरवाइज़ वैसे तो आंकड़े अगर आप देखोगे, डेटा देखोगे, तो आज भी बहुत बुरे हाल है। कहने को विमेन डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है, जनरली फैमिली में ही किसी मेंबर को, किसी भी विमेन जो फीमेल मेंबर होती है उनको जगह दे दी जाती है विमेन डायरेक्टर को। तो इस काम में अभी बहुत साल लगेंगे करने में, बट इनिशिएटिव अच्छा था कंपनीज एक्ट 2013 में। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स।
Important question again, come in the short note. Independent directors are those directors who do not have any material relationship with the company. कंपनी के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है। लेना देने का मतलब कि वो किसी चीज़ से नहीं जुड़े हुए हैं, ना वो उनकी सेल के साथ जुड़े हुए हैं, परचेज़ के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं किया उन्होंने कंपनी के साथ, उनका मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ वो अपनी सिटिंग फीस लेते हैं, ना तो वो प्रोमोटर है कंपनीज़ के, ना उस होल्डिंग कंपनी के, ना उसकी सब्सिडरी, ना एसोसिएट कंपनी के, और वो किसी भी तरह कंपनी के प्रोमोटर्स या डायरेक्टर्स से नहीं जुड़े होने चाहिए ड्यूरिंग द 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स। अगर हम 2023 की बात कर रहे हैं तो 22 और 21 में भी उसका कोई रोल नहीं होना चाहिए कंपनी के प्रोमोटर्स या डायरेक्टर्स के साथ। तो रोल उनका बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके कंपनीज़ में। अब उनकी ड्यूटीज़ क्यों बनती हैं, क्यों इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लाए गए हैं, नाम से पता चल रहा है इंडिपेंडेंट है, उनके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है। तो स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट रहेगा, वो सबके हित में देखते हुए डिसीजन लेंगे, और कोई कॉन्फ्लिक्ट होने पर उनकी हेल्प ली जा सकती है। कंपनी की मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस कैसी है इस पर ध्यान देंगे, और अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसे मीडिएट करने की कोशिश करेंगे, बीच बचाव करने की कोशिश करेंगे, अपना अनबायस्ड जजमेंट रखेंगे। गेस की मेरिट होती है, और कंपनी के बोर्ड रूम को एक इंडिपेंडेंट वॉइस मिलती है, क्योंकि ऑब्वियसली उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं है, ना कंपनी के शेयर होल्डर हैं, वो कंपनी का एक शेयर भी उनके पास नहीं होता है। तो ऐसे लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहलाते हैं। ठीक है, तो रेगुलेशन क्या है, 1/3 ऑफ द बोर्ड ऑफ लिस्टेड कंपनी शुड कॉम्प्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। 1/3 होना चाहिए। अगर मान लो 15 हम मान के चल रहे हैं कि टोटल डायरेक्टर्स है, तो उस 15 में से 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। क्लियर है? अगर बोर हो रहे हो तो होल्ड कर लो, ठीक है, वीडियो को, लेकिन समझना ज़रूर है। रट्टेफिकेशन से कोई फ़ायदा नहीं करने का। कॉफ़ी लेके बैठो, अपना चाय लेके बैठो और आराम से करो। KMP की मैनेजरियल पर्सनल अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। KMP क्या होता है? की मैनेजरियल पर्सनल, नाम से पता चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं जो कंपनी को ऑपरेट करते हैं और कंपनी और शेयर होल्डर के बीच में एक लिंक का काम करते हैं, स्ट्रैटेजी सेट करते हैं। अब ये लोग हैं कौन? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO, COO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO। तो इसमें COO भी आ सकता है, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, होल टाइम डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरीज, या फिर कोई भी ऐसा ऑफिसर जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने KMP का दर्जा दिया है। ठीक है, तो MD कौन होता है? MD एज ए डायरेक्टर, सिग्निफिकेंट उसकी मैनेजमेंट पावर्स होती हैं। कंपनी आर्टिकल, बोर्ड रेजोल्यूशन, जनरल बॉडी रेजोल्यूशन, ये सब उसके हाथ में होते हैं। पूरी पावर नहीं होती मैनेजमेंट की, बट हाँ हम कह सकते हैं कि सब्सटेंशियल पावर तो है कि वो कंपनी का कंट्रोल और सुपरविजन को इन्फ्लुएंस करता है। मैनेजर कौन होता है? मैनेजर वो पर्सन है जो सुपरवाइज भी करेगा, कंट्रोल करेगा, डायरेक्ट करेगा, कंपनी के अफेयर को मैनेज करेगा। और इसमें फैक्ट्री मैनेजर, सेल्स मैनेजर जैसे रोल नहीं आते। ये एक हाई फाई पोजीशन है जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में आती है। होल टाइम डायरेक्टर कौन है? होल टाइम मतलब फुल टाइम, जो फुल टाइम कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है। और रूल्स क्या कहते हैं इन तीनों के बारे में? मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर या फिर मैनेजर। कंपनी कैन नॉट अपॉइंट अ MD और अ मैनेजर साइमल्टेनियसली। MD और मैनेजर दोनों एक साथ नहीं हो सकते, या तो कंपनी में MD रहेगा या कंपनी में मैनेजर रहेगा। मैक्सिमम टेन्योर MD और होल टाइम डायरेक्टर का 5 साल के लिए। ठीक है, दे कैन बी रीअपॉइंटेड ओनली इन देयर करंट टर्म्स लास्ट ईयर। देयर इंडिविजुअल मस्ट बी अबव 21 ईयर्स और 70 ईयर से कम होना चाहिए, और दिवालिया नहीं होना चाहिए, सस्पेंडेड नहीं होना चाहिए। क्रेडिटर, ऐसा ना हो कि क्रेडिटर्स का पैसा लेके भाग गया हो, ऐसे पर्सन को MD या होल टाइम डायरेक्टर नहीं बना सकते। मतलब जितनी भी डिस्क्वालिफिकेशंस है वो नहीं होनी चाहिए, जेल नहीं गया होना चाहिए 6 महीने के लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। अब हटाया भी जा सकता है डायरेक्टर्स को, वो कैसे? शेयर होल्डर हटा सकते हैं, ट्रिब्यूनल हटा सकता है। सबसे पहले तो शेयर होल्डर्स, वो कैसे हटाएंगे? उनका टर्म एक्सपायर होने से 14 दिन पहले तक वो हटा सकते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके। ट्रिब्यूनल हटा सकता है अगर उसको लगता है कि कुछ मिसकंडक्ट या मिसमैनेजमेंट हुआ है। डायरेक्टर्स की पावर्स क्या होती है? बहुत ज़्यादा पावर है, सब कुछ तो वही देख रहे हैं। कॉल इशू, शेयर्स और डिवेंचर, मनी बोरो करना, कंपनी का फंड इन्वेस्ट करना, एक्सपेंशन करना, डाइवर्सिफिकेशन देखना, स्ट्रैटेजीज, एमलगमेशन, मर्जर्स, टेक ओवर करना, ये सब सब्सटेंशियल पावर डायरेक्टर्स के पास होती है। इसके साथ ही साथ उनके पास कुछ एडिशनल पावर्स भी है, जैसे CSR पॉलिसीज़ को देखना, कैजुअल वैकेंसीज देखना, ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स, दूसरे डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना, किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंड करना, डिविडेंड रेट रिकमेंड करना। दिस इज़ द हाईली इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जब मैं आपको डिविडेंड वाला कराऊंगी ना, तो फिर वहाँ पे ये आएगा कि डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि डिविडेंड रेट कितना होना चाहिए। ठीक है, ये कंपनीज एक्ट में इसका कोई रूल नहीं है कि कितना % होना चाहिए। दिस हैज़ टू बी मैनेज्ड बाय, सुपरवाइज्ड बाय डायरेक्टर्स ओनली।
सोल्वेंसी डिक्लेयर करना या फिर केएमपी को अपॉइंट करना। केएमपी इज़ जो की मैनेजरियल पर्सनल। अब इनकी पावर के ऊपर कुछ कंट्रोल भी है, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा पावर नहीं देनी चाहिए, ना सब्सटेंशियल पार्ट तो है बट इतना भी नहीं होना चाहिए कि पूरी कंपनी को ये सिर्फ अपने आप चला सके और कुछ भी करते रहे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, ये कंपनी के सब्सटेंशियल पार्ट को बेच नहीं सकते, उसे लीज पर नहीं दे सकते। दूसरा, मर्जर एमलगमेशन में पूरी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, इनको रेजोल्यूशंस पास करने पड़ते हैं। बोरो नहीं कर सकते, अपनी जितनी इनकी कैपिटल है उससे ज़्यादा पैसा ये बोरो नहीं कर सकते। और अलाउ एक्स्ट्रा टाइम फॉर रीपेमेंट ऑफ ड्यूज फ्रॉम डायरेक्टर्स, और अगर इन्होंने कुछ पैसा देना है कंपनी को तो एक्स्ट्रा टाइम अपने आप को नहीं दे सकते। ये इनकी थोड़ी सी लिमिटेशंस है जो होनी भी चाहिए। चलो नेक्स्ट इज ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर्स। अब डायरेक्टर्स की ड्यूटीज़ क्या क्या हैं? सबसे पहले तो सारे काम वो करें जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखे हुए हैं, अल्ट्रा वायर्स के बाहर ना जाएं, गुड फेथ में काम करें, कॉन्फ्लिक्ट आने ना दे, और अपनी पर्सनल गेन्स या बायसेस अलग रखें, और अपनी पावर का मिसयूज़ या अनड्यू एडवांटेज ना लें। तो यहाँ हो गया हमारा डायरेक्टर्स का पार्ट ख़त्म। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं बोर्ड मीटिंग्स। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं अब यहाँ पे सारी कि बोर्ड मीटिंग क्या होती है। सबसे पहले तो आपके सिलेबस में भी ये क्वेश्चन दिया गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर जनरल रूल्स क्या है बोर्ड मीटिंग के। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, और चेयरमैन या सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि प्रॉपर कम्युनिकेशन का ध्यान रखा जाए, सिक्योरिटी और आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर का ध्यान रखा जाए, जो लोग वोट करने आएंगे वो किस तरह आएंगे, प्रोसीडिंग्स बनाई जाए और मिनट्स तैयार किए जाएं, और जितनी भी रिकॉर्डिंग्स है वो सेफ़ किसी ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहाँ पर उसको नुकसान ना हो। किसी भी अनऑथराइज पर्सन को मीटिंग एक्सेस करने की परमिशन नहीं मिलनी चाहिए, और ये श्योर करना चाहिए कि सारे पार्टिसिपेंट एक दूसरे को सुन सकते हो, जैसे आपकी ऑनलाइन क्लासेस होती थी। ठीक है, ये टीचर एश्योर करता था, वो सारी चीज़ें आपकी सेम है बिल्कुल बोर्ड मीटिंग्स में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जब होती है। तो वो नोटिस भेजेंगे सारे डायरेक्टर्स को, और डायरेक्टर्स पहले इंटीमेट करेंगे कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आना चाहते हैं या नहीं। वेन्यू पहले ही बताया जाएगा, साथ के साथ स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स भी रखे जाएंगे जहाँ पे भी मीटिंग होगी, और मीटिंग प्लेस में जो एक्सेस होगी वो बहुत रेस्ट्रिक्ट होगी। तो जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये मीटिंग्स होती हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्चुअल मीटिंग्स ही चल रही हैं, फिजिकल प्लस वर्चुअल, इसका मतलब हाइब्रिड मोड पर ही ज़्यादातर ये मीटिंग्स चलती हैं। तो स्पेसिफिक रूल क्या है कि डायरेक्टर शुड कम्युनिकेट देयर इंटेंशन, वो कंपनी सेक्रेटरी को बताएगा, प्रायर नोटिस देगा ताकि अरेंजमेंट किए जा सके, और अपनी इंटेंशन बताएगा स्टार्ट ऑफ द ईयर में ही कि वो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में आना चाहता है या नहीं आना चाहता है। ठीक है, ये कुछ ड्यूटीज़ हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप नहीं कर सकते। सबसे पहला, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूवल नहीं मिल सकती, बोर्ड रिपोर्ट को अप्रूवल नहीं मिल सकती वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, आपको फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी है। प्रोस्पेक्टस आप अप्रूव नहीं कर पाओगे, ऑडिट कमेटी मीटिंग्स नहीं हो पाएंगी, एमलगमेशन, मर्जर, डीमर्जर, एक्विजिशन, टेक ओवर, जो बड़े बड़े डिसीजन है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू नहीं लिए जा सकते। ठीक है, नेक्स्ट इज रूल्स टू बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग द बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग के टाइम क्या क्या रूल लगते हैं? सबसे पहले तो कंडक्ट रोल कॉल, जैसे क्लास में होता है, अटेंडेंस होती है। ठीक है, चेयरपर्सन टू रीड आउट द नेम्स ऑफ नॉन डायरेक्टर अटेंडेंस, ये इंश्योर किया जाए कि कॉरम मीटिंग में होनी चाहिए। अब कॉरम जिसको नहीं पता है वो हम आगे देखेंगे। हर बिजनेस एजेंडा को 1 बाय 1 ले, और हर पार्टिसिपेंट अपने आप को आइडेंटिफाई करे, पहले बोलने से पहले बताए कि मैं कौन हूँ, अपना नाम बताए। ठीक है, इफ़ डायरेक्टर स्टेटमेंट इज़ इंटरप्टेड रिक्वेस्ट फॉर ए रिपीट, अगर आपको लगता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप रिपीट करवा सकते हो। और अगर वोटिंग हो तो चेयरपर्सन को वो कंडक्ट करनी चाहिए, और चेयरपर्सन को एक समरी बनानी चाहिए कि किन किन लोगों ने मीटिंग अटेंड की और कैसे हुई। ठीक है, अब मीटिंग्स पर आते हैं। मीटिंग्स होती क्या क्या हैं? अब यहाँ बारी आएगी जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। मीटिंग्स ऑफ द डायरेक्टर, मीटिंग्स ऑफ द शेयर होल्डर्स, एजीएम, ईजीएम क्लास मीटिंग्स, और मीटिंग्स ऑफ द क्रेडिटर। सबसे पहले जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है रेखना, वो है हमारी एजीएम। एजीएम क्या होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। एजीएम इज ए स्टैट्यूटरी नेसेसिटी फॉर ऑल कंपनीज एवरी कैलेंडर ईयर विद द ईयर कैलकुलेटेड फ्रॉम जनवरी 1 टू December 31। तो इस पीरियड में, कैलेंडर ईयर में, फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं चल रही है यहाँ पे, कैलेंडर ईयर की बात चल रही है कि एक एजीएम जरूर होनी चाहिए, और मेंबर्स को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो अपनी मैनेजमेंट का जो काम चल रहा है, जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है, उसके ऊपर अपने व्यूज़ रख सके। तो फर्स्ट एजीएम होनी चाहिए विद इन 18 मंथ्स ऑफ द कंपनी इनकॉर्पोरेशन की। जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है उसके 18 मंथ्स के अंदर अंदर फर्स्ट एजीएम होनी चाहिए।
इफ़ इट इज़ हेल्ड विद इन दिस पीरियड, अगर वो हो गई ऐसे, तो कंपनी डजंट नीड टू होल्ड अनदर AGM इन द ईयर ऑफ इट्स कॉर्पोरेशन और इन द फॉलोइंग ईयर। तो अगर 18 महीने के अंदर कंपनी ये मीटिंग बुला चुकी है तो ज़रूरी नहीं है कि वो अगले साल फिर दोबारा से मीटिंग बुलाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अगर 2023 में वो 18 मंथ्स पूरे हो रहे हैं, तो उसे फिर 2023 में दोबारा मीटिंग बुलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक मीटिंग ऑलरेडी कर चुका है। आई होप इट इज़ क्लियर। फिर अगली मीटिंग्स कैसी रखी जाएंगी सब्सिक्वेंट AGM के बारे में। कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू होल्ड एन AGM एवरी ईयर। अब इस बार जब 18 महीने की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, तो उसके बाद आपको हर साल एक AGM बुलानी है, और दोनों के बीच में गैप 15 महीनों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना चाहिए, और 3 महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है फॉर द स्पेशल रीज़न, अगर कोई प्रॉब्लम है तो। पावर टू कन्वेन एन AGM, ये पावर किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है। नोटिस, कितने दिन का नोटिस ज़रूरी है? 21 क्लियर डेज। दिस कैन बी शॉर्टन, इससे कम भी हो सकता है अगर सारे मेंबर इस पर एग्री करें। और बिजनेस आवर्स में ये मीटिंग होगी 9 to 6 PM ऑन नॉन नेशनल हॉलीडे। ठीक है, इट कैन बी हेल्ड एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, उसी लोकेशन लोकेटेड विद इन द सेम सिटी, टाउन और विलेज। एडजर्नमेंट की जब बात आती है तो AGM एडजर्न की जा सकती है इफ़ इट इज़ कंसीडर्ड अ कॉन्टिन्यूस ऑफ द प्रीवियस मीटिंग। एडजर्न होता है पोस्टपोन करना। ठीक है, अगर एनुअल अकाउंट आपके रेडी नहीं है तो कंपनी मीटिंग को एडजर्न कर सकती है किसी फ्यूचर डेट के लिए। जैसे आप देखते हो ना टीवी में कोर्ट केस चलते रहते हैं, तारीख पे तारीख मिलती रहती है, वही आपकी एडजर्नमेंट। पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू कॉल AGM, ट्रिब्यूनल भी जनरल मीटिंग बुला सकता है। और पेनल्टी, अगर कंपनी AGM नहीं कर पा रही है टाइम टू टाइम, तो उसको कुछ पेनल्टी या फिर फाइन फेस करना पड़ता है। AGM की इम्पोर्टेंस क्यों है, क्यों करते हैं ये? ताकि ये देखने के लिए कि बैलेंस शीट, अकाउंट्स, ऑडिटर रेमुनरेशन, ये सब चीज़ें सही तरह से चल रही है या नहीं चल रही है, या फिर और कोई मैटर जो कंपनी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अब EGM क्या होती है? EGM नाम से पता चल रहा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, दैट टेक्स प्लेस आउटसाइड द यूजुअल शेड्यूल ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग एंड शेड्यूल। AGM से बाहर जो आप मीटिंग करते हो ना, वो सारी की सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग आती है। ये हमेशा अर्जेंट मैटर्स को डिस्कस करने के लिए बनाई जाती है, इनको पोस्टपोन नहीं किया जा सकता, जैसे हम AGM को पोस्टपोन कर देते हैं। ये कॉल की जाती है अंडर सेक्शन 100, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसे कन्वे कर सकते हैं। बोर्ड ऑन रिक्वेजिशन देमसेल्व्स और ट्रिब्यूनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको सीरियसली सजेस्ट करूँगी इस पार्ट को स्किप मत करना, और इसको अच्छे से सुन लो क्या होता है ये। EGM कन्वेन्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन इट्स ओन। कई बार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग डायरेक्टर्स बुला लेते हैं क्योंकि उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट अप्रूवल चाहिए शेयर होल्डर से, उसको पोस्टपोन नहीं किया जा सकता, बिजनेस मैटर्स है और हाईली अर्जेंट है। सेकंड, EGM कन्वेन्ड बाय द बोर्ड ऑफ रिक्वेजिशन। डायरेक्टर्स कई बार EGM बुला लेते हैं क्योंकि कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ मेंबर चाहते हैं कि बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो नहीं बुला रहे, वो शेयर होल्डर्स बुला रहे हैं, उसके लिए उनको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। और साथ ही साथ रिक्वायरमेंट क्या है, दैट द रिक्वेजिशन मस्ट बी मेड बाय द होल्डर्स ऑफ एटलीस्ट 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल विद वोटिंग राइट्स। तो रिक्वेजिशन भी सिर्फ वही दे सकते हैं जिनके पास पूरी पेड अप कैपिटल का 1/10 वोटिंग राइट हो। वोटिंग राइट का मतलब शेयर कैपिटल हो, क्योंकि इंडिया में क्या रूल है, एक शेयर का एक, जिसके पास शेयर्स होते हैं वो ही वोट कर सकता है। ठीक है, फॉर अ कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल द रिक्वेजिशन मस्ट बी मेड बाय मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग एटलीस्ट 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। अब यहाँ पे क्या है कि अगर किसी कंपनी में शेयर कैपिटल है ही नहीं, बुलाया ही नहीं है, मंगवाया ही नहीं, ठीक है, पैसा इकट्ठा नहीं करा लोगों से, तो वहाँ पे क्या होगा, जिसके पास 1/10 वोटिंग पावर है उतने लोग भी कर सकते हैं। थर्ड, EGM कन्वेन्ड बाय द रिक्वेजिशनर्स देमसेल्व्स। अब क्या होता है कि जब आप एक एप्लीकेशन डालते हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि हम एक मीटिंग बुलानी है, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 45 डेज उस एप्लीकेशन के रिसीव होने के बाद भी मीटिंग नहीं बुलाता है, तो रिक्वेजिशनर्स अपने आप एक मीटिंग रख सकते हैं विद इन द 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्वेजिशन। ये उनके पास पावर है। ठीक है, नेक्स्ट इज EGM कन्वेन्ड बाय द ट्रिब्यूनल। अब अंडर सेक्शन 98 ट्रिब्यूनल एक ऑर्डर कर सकता है मीटिंग, ये देखने के लिए कि सब कुछ ठीक चल रहा है नहीं ठीक चल रहा है। तो ट्रिब्यूनल की बात तब आती है जब बिल्कुल हाथ से चीज़ें निकलने लगती है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक सस्पिशियस जोन में आ जाते हैं। तो ये 4 तरीके थे जिससे EGM कंडक्ट हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ वैलिड मीटिंग क्या क्या है? प्रॉपर अथॉरिटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास अथॉरिटी होनी चाहिए और रेजोल्यूशन के थ्रू एक मीटिंग बुलाई जा सकती है। प्रॉपर नोटिस सब मेंबर्स, ऑडिटर, डायरेक्टर्स को देना जरूरी है एटलीस्ट 21 क्लियर डेज बिफोर द मीटिंग।
ठीक है। तो कंटेंट स्पेसिफाई कर देनी चाहिए कितने घंटे के लिए मीटिंग चलेगी और मीटिंग का क्या एजेंडा होगा। क्वारम, यहाँ क्वारम का क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत चांसेस है क्वारम के आने के। क्या होता है ये, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स मस्ट बी प्रेजेंट टू कॉन्स्टिट्यूट ए वैलिड मीटिंग, कि इतने लोग तो होने ही होने चाहिए एक मीटिंग को कराने में। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 100 मेंबर्स है, ठीक है, 100 मेंबर्स में से 2 लोग बैठे हैं, बाकी है ही नहीं, तो अगर वो डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन माना नहीं जाएगा। तो कितने ही लोग होने चाहिए वो डिसीजन मानने के लिए। प्राइवेट कंपनी में 2 लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। अगर कोरम प्रेजेंट नहीं होता तो मीटिंग क्या होती है, या तो ख़त्म हो जाती है, डिसॉल्व कर देते हैं, या फिर पोस्टपोन कर देते हैं, एडजर्न कर देते हैं। तो पब्लिक कंपनी में क्या होता है कि अगर मेंबर आपके 1000 से कम है तो 5 मेंबर कोरम बना सकते हैं। अगर मेंबर 1000 से ज़्यादा है तो 15 मेंबर्स आ सकते हैं कोरम बनाने के लिए। इफ़ मेंबर्स आर मोर देन 5000, 5000 से भी ज़्यादा है तो 30 मेंबर्स का कोरम बनेगा। यानी कि इस केस में क्या हुआ, सिंपल अगर 30 से कम नंबर है, मान लो 25 लोग टर्न आउट होते हैं मीटिंग के लिए, तो अगर वो कोई भी डिसीजन लेते हैं उसको माना ही नहीं जाएगा क्योंकि कोरम थी ही नहीं वहाँ पे, ठीक है। चेयरमैन ऑफ द मीटिंग कंडक्ट द मीटिंग, और अगर कोई चेयरमैन नहीं है तो जितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं उन्हीं में से एक चेयरमैन को नियुक्त किया जा सकता है। और जितनी भी मीटिंग्स होती हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसका ध्यान रखते हैं और उसे एक रिकॉर्ड में लेके आते हैं। उस रिकॉर्ड को बोलते हैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग, ठीक है। एंड द बुक वेयर इट इज़ रिटन इट इज़ कॉल्ड मिनट बुक्स। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट नोट में आता है ये। प्रॉक्सी क्या होती है, ये तो आप सबको ही पता है ना कि प्रॉक्सी क्या होती है। जब क्लास में क्या होता है, जब आपका दोस्त चला जाता है और आप उसकी अटेंडेंस लगा देते हो तो वो होती है प्रॉक्सी। अब मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताना किस किस ने प्रॉक्सी की है, आज तक आपकी लगी है या आपने किसी की लगाई है, ठीक है। तो ज़रूर बताना, मज़ा आने वाला है। तो प्रॉक्सी इज अ पर्सन अपॉइंटेड बाय अ मेंबर ऑफ ए कंपनी टू अटेंड एंड वोट एट अ मीटिंग ऑन हिज बिहाफ, की मेंबर की जगह पे वो पर्सन चला जाता है उसके बिहाफ पर वोटिंग करने के लिए। ये कोई भी पर्सन हो सकता है, शेयर होल्डर भी हो सकता है, ना भी हो सकता है। तो मेंबर्स ऑफ ए प्राइवेट कंपनी कैन अपॉइंट 1 प्रॉक्सी वाइल पब्लिक कंपनी मेंबर कैन अपॉइंट 1 और मोर प्रॉक्सी। वहाँ पे एक से ज़्यादा भी होते हैं। प्रॉक्सी फॉर्म की क्या रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले तो 48 घंटे के अंदर मीटिंग स्टार्ट होने से पहले 48 आवर्स के बीच में एक प्रॉक्सी फॉर्म सबमिट कराना पड़ता है कंपनी को कि मैं नहीं आ सकता और मेरी जगह पे ये पर्सन आएगा, ठीक है। राइटिंग रिटर्न में होना चाहिए और साइंड होना चाहिए मेंबर के थ्रू। इफ़ द अपॉइंटर इज़ अ कंपनी द प्रॉक्सी फॉर्म मस्ट बी अंडर इट सील। अब मान लिया जाए कि एक कंपनी ही शेयर होल्डर है दूसरी कंपनी की, समझ आ रहा है आपको। जैसे मान लो मैंने शेयर खरीदे हैं तो मैं तो इंडिविजुअल मेंबर हुई ना। अगर मान लो ये शेयर मैंने अपनी कंपनी के नाम पे खरीदे हैं तो मेरी कंपनी जब प्रॉक्सी का एप्लीकेशन देगी तो वो क्या करेगी, कॉमन सील या फिर ऑफिसर्स के थ्रू साइन करवाएगी, क्योंकि अब मैं इंडिविजुअल की बात नहीं कर रही, अब मेरी कंपनी शेयर होल्डर है इसलिए। नाउ रेवोकेशन ऑफ प्रॉक्सी रिवोक कैसे होती है, रिवोक का मतलब कैंसिल कैसे हो सकती है, कभी भी हो सकती है। अगर मेंबर की डेथ हो गई हो या फिर वो दिवालिया हो गई हो तो आप प्रॉक्सी नहीं भेज सकते, आप वोट ही नहीं कर सकते। दूसरा, अगर प्रॉक्सी मान लो 2 पर्सन है, ठीक है, उसने अपनी प्रॉक्सी भेज दी और प्रॉक्सी भेजने से पहले ही मेंबर वहाँ पहुँच गया तो प्रॉक्सी के वोट करने से पहले मेंबर वोट कर सकता है। सेम जब आप क्लास में गए किसी की प्रॉक्सी बोलने, ठीक है, और वो बंदा सामने से आ रहा है और अभी तक आपने उसकी अटेंडेंस नहीं बोली तो वो आके अपनी अटेंडेंस देगा। क्लियर हो गया ये? तो इफ़ द प्रॉक्सी हैज़ वोटेड द मेंबर कैन नॉट रिट्रैक्ट दैट वोट। लेकिन अगर प्रॉक्सी ने वोट कर दिया तो मेंबर अब वोट नहीं कर पाएगा। तो चलो इसकी एक लिमिटेशन है कि प्रॉक्सी सिर्फ एक पोल कर सकता है और हैंड शो के थ्रू वो वोटिंग नहीं कर पाएगा, ये इसकी लिमिटेशन है। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि रेजोल्यूशन पास ऐसे भी किए जाते हैं कि अच्छा हाथ उठा लो जिसको ये चीज़ करवानी है नहीं करवानी है। तो अगर ऐसे डिसीजन लिए जा रहे हैं तो वो हैंड शो नहीं कर पाएगा, सिर्फ पोल में ही वो भाग ले सकता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोल्यूशन, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेजोल्यूशंस क्या होते हैं। रेजोल्यूशन एक फॉर्मल डिसीजन है मीटिंग का। जब भी कोई प्रपोजल रखा जाता है उस प्रपोजल को आप रेजोल्यूशन कहते हो, ठीक है, और वोटिंग के थ्रू किया जाता है। तो 3 तरह के रेजोल्यूशंस होते हैं, ऑर्डिनरी, स्पेशल और रेजोल्यूशन रिक्वायर स्पेशल नोटिस। सबसे पहला ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है, जो वोट के आधार पर किया जाता है, जिसका रेजोल्यूशन में ज़्यादा वोट होती है उसे कोई माना जाता है। और स्पेशल रेजोल्यूशन में स्पेशल नोटिस देना पड़ता है, लेकिन इस वाले में स्पेशल नोटिस नहीं जाता। इसके एग्जांपल ये सारे हैं जो मैंने यहाँ लिस्ट कर दिए हैं कि इक्विटी शेयर इशू करने हैं डिफरेंशियल राइट के साथ, ऑल्ट्रेशन करना है कैपिटल क्लोज में, फर्स्ट ऑडिटर्स को अपॉइंट करना है या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करने हैं।
या फिर कंपनी का नाम चेंज करना है स्पेशल सर्कमस्टांसिस में। अब स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है कि उसका पर्पस ही अलग है, उसकी इंटेंशन ही अलग है, ठीक है। तो वोट्स इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन आर 3 टाइम्स द नंबर ऑफ वोट कास्ट अगेंस्ट इट, यानी कि 75% आपको यहाँ पे रेजोल्यूशन में फेवर ऑफ वोट चाहिए, जबकि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन हमेशा 50% पे काम करता है। ये दोनों में डिफरेंस है। स्पेशल रेजोल्यूशन हमेशा 75% होता है। तो कॉपी उसकी रजिस्ट्रार को फाइल करनी पड़ती है विद इन द 30 डेज ऑफ इट्स पासिंग। तो जब वो पास हो जाता है, अब ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी नाम आता है ना स्पेशल रेजोल्यूशन का, उसे याद रखो कि वो 75% वोटिंग से क्लियर हुआ है, और जो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होता है वो 50% से क्लियर होता है। तो मैटर कौन कौन से हो सकते हैं? रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करने के लिए, ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल्स को चेंज करने के लिए, शेयर कैपिटल को रिड्यूस करने के लिए। अब जो थर्ड टाइप ऑफ रेजोल्यूशन है ना, रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस, ये है दिस इज नॉट एन इंडिपेंडेंट क्लास ऑफ रेजोल्यूशन बट मे बी एन ऑर्डिनरी और स्पेशल रेजोल्यूशन। ये तब यूज़ किया जाता है जब कंपनीज एक्ट और कंपनी आर्टिकल को स्पेशल नोटिस के थ्रू ही एक रेजोल्यूशन दिया जाता है। जैसे स्पेशल नोटिस की कहाँ कहाँ जरूरत पड़ती है, अगर आप अपॉइंट कर रहे हो एक पर्सन जो रिटायरिंग ऑडिटर से अलग है, या फिर आप डायरेक्टर को रिमूव कर रहे हो, या फिर उसकी जगह पे किसी दूसरे पर्सन को लेके आ रहे हो, तो अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 2 ही रेजोल्यूशन यहाँ पे बनते हैं आपका, स्पेशल रेजोल्यूशन एंड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। इसके ऊपर क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन अगर ऑब्वियसली क्वेश्चन अगर आएगा टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन तो आपको थर्ड टाइप भी डालना पड़ेगा। देन नेक्स्ट इज पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट क्या होते हैं? Postal ballot allows shareholder to vote on certain company decision without being physically present at the meeting। नाम तो इसका पोस्टल बैलेट है, ठीक है। तो ये कई बार क्या होता है कि आप नहीं जा सकते, तो आप उस तरह भी फिजिकली प्रेजेंट ना हो के वर्चुअली जब आप वोटिंग करते हो तो उसको पोस्टल बैलेट बोला जाता है। वोट्स कलेक्ट किए जाते हैं, काउंट किए जाते हैं, फिर देखा जाता है कि रेजोल्यूशन पास हुआ नहीं हुआ। तो 50% किसके लिए चाहिए? रिवाइज करो जल्दी से। 50% किसके लिए चाहिए? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के लिए, और 75% किसके लिए चाहिए? स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए। तो पोस्टल बैलेट से क्या क्या चीज़ें की जाती है? एक तो ऑल्टर किया जाता है कंपनी मेमोरेंडम ऑब्जेक्ट क्लोज, रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज कर सकते हो, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर डिफरेंशियल राइट्स, बाय बैक ऑफ कंपनी शेयर्स, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर, सेल ऑफ सब्सटेंशियली द होल ऑफ अ कंपनीज अंडरटेकिंग। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि ये फीचर सारे के सारे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की है। तो पोस्टल बैलेट के थ्रू आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करवा सकते हो। अब प्रोसेस क्या है पोस्टल बैलेट की? सबसे पहले तो नोटिस भेजो सारे शेयर होल्डर को वाया पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिकली विद इन 30 डेज। डिस्पैच नोटिस डिस्पैच होना चाहिए रजिस्टर्ड पोस्ट, ईमेल और कुरियर सर्विस के थ्रू। आज के लिए ईमेल आती है, मुझे भी ईमेल ही आती है जब भी वोटिंग की बात आती है। अभी फ़िलहाल एक LIC का था, LIC की एक वोटिंग आ रही थी, उसमें आप घर बैठ के आराम से वोट कर सकते हो, उसको पोस्टल बैलेट बोलते हैं उस प्रोसेस को। वेबसाइट के ऊपर भी पता होना चाहिए, और साथ ही एक नॉन एम्प्लॉय स्क्रूटनाइज़र को बिठाना चाहिए ताकि एक फेयर वोटिंग प्रोसेस होना चाहिए। वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है जो ये सारी समरी प्रिपेयर करता है कि इतने वोट आए, ठीक है, और क्या क्या डिसीजन लिया गया, कंपनी की वेबसाइट पे ये गया नहीं गया, रजिस्ट्रार के पास इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंची या नहीं पहुंची, ठीक है। फिर ई वोटिंग एक प्रोसेस है काउंटिंग वोट यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। अब ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू जब आप वोट करते हो तो ये ई वोटिंग में आता है। अकॉर्डिंग टू रूल 20 ऑफ द कंपनी, एवरी लिस्टेड कंपनी और अ कंपनी विद एटलीस्ट 1000 शेयर होल्डर्स, अगर किसी कंपनी के पास 1000, देखो यहाँ पे अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो मैं क्लियर कर देती हूँ। पोस्टल बैलेट में क्या होता है, बाय पोस्ट भी किया जाता है, लेकिन ई वोटिंग में सिर्फ एक चीज़ है कि यहाँ पे बाय पोस्ट बाय कुरियर कुछ नहीं आता, सिर्फ आपको एक माउस के क्लिक के साथ ही वोट करनी पड़ती है। पोस्टल बैलेट में पोस्ट भी चलती है, ठीक है। बहुत केसेस में बाय पोस्ट भी आते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि शेयर होल्डर्स आर नॉट कन्वीनियंट, दे आर नॉट कंफर्टेबल विद द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, सो दे डू प्रेफर पोस्टल बैलेट। और ई वोटिंग पूरी की पूरी आपकी इलेक्ट्रॉनिक वे से है। और रूल क्या कहता है कि एक कंपनी के 1000 शेयर होल्डर होनी चाहिए, ठीक है। अगर 1000 शेयर होल्डर नहीं है, उससे कम है, तो वहाँ पे ई वोटिंग नहीं चल सकती। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था ई वोटिंग किसका। अब इसके साथ ही हमारी वीडियो हो चुकी है ख़त्म। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कितना पार्ट समझ आया। अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छा स्कोर करना, और इस वीडियो को पूरे अच्छे से देखना। और दैट्स इट। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके एग्ज़ाम के साथ। उम्मीद करती हूँ कि ये सब जो इतनी मेहनत मैंने की है वो कहीं ना कहीं काम आए, ठीक है। थैंक यू सो मच। और सबके साथ शेयर करो जो जो इस कॉर्पोरेट लॉ के साथ इन्वॉल्व है, तो जितने ज़्यादा लोग इसे देखेंगे उतनी ही ज़्यादा अच्छा है।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। यूनिट 5 भी अभी इसके बाद ही अपलोड हो जाएगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ज़रूर करना, और वहाँ पे मैं बताऊँगी अगला प्रोसीजर, और पर्सनलाइज अपडेट्स आते हैं वहाँ पे। तो कई बार पॉसिबल नहीं होता यूट्यूब में सब चीज़ें बोलना, तो आई यूज़ टू सेंड मैसेजेस वाया टेलीग्राम। चलो, कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।